सोचो कल सुबह जब आप अपना फोन उठाते हो, यूपीआई चेक करते हो और आपको अपना अकाउंट बैलेंस 0 दिखता है। हाँ जी सर, आपका अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है, इसीलिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी को धोखा भी नहीं दिया और ना ही आपने एक भी रुपया किसी का चुराया है, फिर भी आपका सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब बंद। हाँ जी सर, आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी साइबर सेल डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा और तब आप जो है अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। दिल्ली के अशोक विहार में अशोक कुमार राय, एक छोले भटूरे की रेडी लगाने वाला, अक्टूबर 2024 में अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को ऑपरेट करने गया तो वहां पर उसको पता लगा कि उसका अकाउंट टोटल फ्रीज कर दिया गया है। उसके अकाउंट में जो बैलेंस था वो था लगभग 1,22,000। अब वो अपने अकाउंट से ना ही अपना रेडी का सामान ले सकता था और ना ही अपने घर के लिए कुछ खाने को सामान वो खरीद सकता था, क्योंकि उसका अकाउंट वहां पर टोटल फ्रीज कर दिया गया था। और उनका कसूर क्या था कि उनके अकाउंट में एक अनजान व्यक्ति ने 105 रुपए की एंट्री यूपीआई के द्वारा क्रेडिट की थी और आंध्र प्रदेश के साइबर सेल ने उनका अकाउंट टोटल डेबिट फ्रीज कर दिया और फिर पवन कुमार राय को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाके जो है उनका अकाउंट वहां पर खुला। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये कैसे होता है और अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आखिरकार क्या करना है। और ये इंफॉर्मेशन आपको कोई साइबर सेल का ऑफिसर भी नहीं बताएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूं जो कि 99% लोग आपको नहीं बताएंगे कि ये सिर्फ आपकी गलती से नहीं होता है। आप बिल्कुल सीधा और ऑनेस्ट काम करते हो, लेकिन फिर भी किसी और के द्वारा किया गया फ्रॉड आपका बैंक अकाउंट टोटल बंद करवा देता है। लेकिन ये एग्जैक्टली होता कैसे है, इसके लिए एक और केस आपको बताते हैं। नवंबर 2024 में अजय P2P ट्रांजैक्शंस करता था, बिल्कुल लीगल काम और कोई भी स्कैम नहीं। अजय ने कुछ P2P की ट्रेड्स करी और कुछ हफ्ते बाद जो है उसके बैंक अकाउंट में 47,000 रुपए जो है फ्रीज कर दिया गया। साइबर सेल ने कहा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें उसका बैंक अकाउंट जो है एक फ्रॉड एक्टिविटी में लिंक्ड पाया गया है। और तब अजय को मालूम पड़ा कि अजय ने अननोइंगली किसी अननोन पर्सन से ट्रेड करने के बाद एक फ्रॉड का अमाउंट अपने अकाउंट में रिसीव कर लिया है। सर, हो सकता है कि ये पैसा आपको वापस मिले या फिर ना मिले। अजय ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं किया था, लेकिन अजय के साथ फिर भी हुआ। अजय का केस सिर्फ क्रिप्टो का केस नहीं है, एक सिंपल यूपीआई पेमेंट भी आपको यहाँ तक पहुंचा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या डर भाई, मैं तो कोई P2P या क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ही नहीं करता हूं। लेकिन एक सिंपल यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आपको यहां तक पहुंचा सकती है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे, वो मैं आपको अब बताता हूं। जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो पैसा सिर्फ एक अकाउंट में जाकर नहीं रुकता, वो पैसा बहुत ही फास्ट मल्टीपल अकाउंट्स में रूट किया जाता है और इसको कहते हैं मनी लेयरिंग। अब मान लो किसी स्कैमर ने किसी के साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड किया और वो पैसा भेजा रमेश को। उसने सोचा ये तो ऑनलाइन काम का पेमेंट है, तो रमेश ने क्या किया, वो पैसा भेज दिया सुरेश को और सुरेश ने फिर वो पैसा भेज दिया आपको। और आपने सोचा ये तो मेरा फ्रीलांसिंग का जो मैं काम कर रहा हूं उसका पैसा है, तो वो पैसा आपने अपने अकाउंट में रिसीव कर लिया। अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ उस विक्टिम ने साइबर सेल में कंप्लेंट की और जब विक्टिम ने कंप्लेंट की तो साइबर सेल ने उस पैसे का ट्रेल फॉलो किया। जब पुलिस ने ट्रेल को फॉलो किया तो पुलिस को पता लगा कि पहले पैसा रमेश को गया है, रमेश से सुरेश को गया है और सुरेश से फिर आपको गया है और आप उस चेन के लास्ट में थे, लेकिन फिर भी सभी लोगों का अकाउंट जो है वहां पर फ्रीज कर दिया गया। ये दोस्तों सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन रियल केसेस में भी इसी तरह से जो है बैंक अकाउंट जो है फ्रीज या फिर लियन मार्क किए जाते हैं। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा मिथ, और मिथ ये माना जाता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज जानना जरूरी है कि कानून ये कहता है कि इग्नोरेंस इज नो डिफेंस। अगर आपका अकाउंट है तो जिम्मेवारी भी आप ही की है। अब एक और शॉकिंग फैक्ट बताते हैं कि एक कंपनी जिसके अकाउंट में 93 करोड़ रुपीस का बैलेंस था, उस अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए की सस्पिशियस एंट्री की वजह से पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये सच में हो जाए तो क्या कोई रास्ता है? क्या अकाउंट बिना कोर्ट के भी खुल सकता है? क्या एनओसी मिलती है? और हाई कोर्ट का वो एंगल जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बताते हैं वो 5 काम जो कि आपको आज से ही बंद कर देने हैं। सबसे पहले किसी भी स्ट्रेंजर को अपना बैंक अकाउंट की डिटेल मत दो। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो जिम्मेवारी आपकी है। घर बैठे पैसा कमाओ, रिव्यू देकर पैसा कमाओ, तो इस तरह के कोई भी अगर आपको ऑफर्स मिलते हैं तो ये सब ऑफर्स आपके बैंक अकाउंट को म्यूल अकाउंट में कन्वर्ट
कर देंगे। तीसरा, अननोन बायर से कभी भी P2P ट्रेड मत करो। अगर आपको P2P ट्रेड करनी है तो वहां पर सेंडर का नेम हमेशा वेरीफाई करो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी भी एजेंट को मत दो कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। और ये जो अकाउंट रेंटिंग लोगों द्वारा की जा रही है, इस तरह की एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो। इसके बाद आखिरी चीज कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अननोन ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आती है तो उसको तुरंत लिखित में बैंक को आप रिपोर्ट करो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि वो एक ट्रांजैक्शन आपका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज करवा सकती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट म्यूल हो जाए तो फिर आपको एग्जैक्टली क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 की पैनिक नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आप बैंक में जाओ, बैंक से मांगो कि कौन से साइबर सेल ने आपके अकाउंट में लियन किया है, उस साइबर सेल का डिटेल लो और उस साइबर सेल डिपार्टमेंट को अपना KYC, अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर और साथ में अपने ट्रांजैक्शन का प्रूफ आप उनको भेजो। आप उनको कहो कि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है और इस रिकॉर्ड को अपने पास हमेशा सेव रखो, क्योंकि यही रिकॉर्ड आपको फ्यूचर में बचाएगा और ये रिकॉर्ड आपका सबसे बड़ा वेपन है। इसके बाद दूसरा स्टेप कि साइबर सेल के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलो। अब अगर आपका अकाउंट नियरेस्ट साइबर सेल डिपार्टमेंट ने फ्रीज किया है तो उस साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाओ और वहां के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलो और उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आप लेकर जाओ अपने KYC, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी आपके पास ट्रांजैक्शन प्रूफ है कि वो ट्रांजैक्शन आपको कहां से आई है, उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी लेकर जाओ और साथ में एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेकर जाओ जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेकर जाओ और साइबर सेल अधिकारी के पास जाके सभी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो उनसे एक रिसीविंग की स्टैंप भी लगवाकर अपने पास लेकर आओ। तीसरा स्टेप, NOC मांगो। अगर साइबर सेल अधिकारी ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो वही साइबर सेल अधिकारी आपको NOC भी देगा। अब देखिए, NOC मिलने के लिए एक डिटेल प्रोसीजर है जो कि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि अब साइबर सेल के जितने भी केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने का एक डिटेल प्रोसीजर एक नई SOP के द्वारा आ चुका है। अब वही SOP सभी साइबर सेल डिपार्टमेंट फॉलो करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में ऊपर भी आपको पिन किया हुआ दिख रहा है, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद स्टेप नंबर 4 की प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ही लियन किया जाए, ये आप बैंक को जाकर बोलो। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन कुमार राय के केस में ये बैंक को डायरेक्ट किया कि आप कस्टमर का पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उस प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पे लियन मार्क कर सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ने टोटल फ्रीज कर दिया है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की वजह से, तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ लियन मार्क किया जाए और आप ये हाई कोर्ट का जो केस है इसके बारे में भी आप बैंक को बता सकते हैं ताकि आपका अकाउंट वहां पर सिर्फ उस प्रोपोर्शन अमाउंट में लियन मार्क हो। और हमेशा याद रखना कि जो हाई कोर्ट कहता है वही RBI बैंक को भी कहता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 की अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको रिस्पॉन्स ना दे तो क्या करना है। आप जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर सेक्शन 457 ऑफ CRPC एक्ट के अंदर आप जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपके जो फंड्स हैं वो रिलीज करवाए जाएं और ये काम करने के लिए आपको किसी लॉयर की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों लास्ट रिजोर्ट है हाई कोर्ट। आप जो है आर्टिकल 226 के अंडर आप जो है हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन आप कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, मद्रास और केरला हाई कोर्ट ने सब ने क्लियरली कहा है कि पूरा बैंक अकाउंट एक स्मॉल ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब एक ऑनेस्ट बात, ये इंफॉर्मेशन जो आज मैंने यहाँ पर दी है ये सब तभी काम आती है जब आपको पहले से पता हो, क्योंकि जब अकाउंट फ्रीज होता है तब लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि आखिरकार कौन सा स्टेप लेना है। अब कुछ लोग जो है उसी समय एक लॉयर को हायर कर लेते हैं जिनको जो है उनको बहुत ज्यादा खर्चा देना पड़ता है, या फिर कुछ लोग आराम से बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों चीजें गलत है, क्योंकि सही प्रोसेस ये है, तो आपका अकाउंट जब भी लियन हो तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपका कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से लियन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन आपके पास कहां से आई है, कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, कौन से साइबर सेल ने उसको फ्रीज किया है, और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो साइबर सेल डिपार्टमेंट को आपको भेजने पड़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है एक नया
साइबर सेल की नई SOP गाइडलाइंस आ चुकी है जो कि सभी साइबर सेल डिपार्टमेंट को और बैंक को फॉलो करनी है। तो उसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूं। उस वीडियो को दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। साथ में लिंक जो है ऊपर पिन भी कर दिया है, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी स्टोरी कुछ अलग है और आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार क्या करना है और कहां से शुरू करूं, तो अब ये सुनो, हर साइबर सेल का केस एक डिफरेंट होता है। कुछ साइबर सेल के केसेस आपके सेम सिटी से होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में साइबर सेल डिपार्टमेंट दूसरे स्टेट के होते हैं और दूसरी स्टेट के साइबर सेल से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। अब किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो ये नहीं समझ आ रहा है कि साइबर सेल डिपार्टमेंट को सबमिट कैसे करने हैं। अगर आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है आखिरकार पहला स्टेप लेना क्या है, और आपको साइबर सेल डिपार्टमेंट अगर NOC नहीं दे रहा है या फिर साइबर सेल डिपार्टमेंट ने NOC बैंक को भेज दी है लेकिन बैंक फिर भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक 1-on-1 कॉल का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे से अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हो। उस कॉल पर मैं आपकी पूरी सिचुएशन को समझूंगा और क्लियरली मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके केस में आपको कौन सा स्टेप आपको लेना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी इशू ना आए। और इस कॉल पे मैं आपको कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला हूं, मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको वहां पर दूंगा। फैन कॉल ऐप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके ऐप को डाउनलोड करें और मेरे से आप कॉल जो है शेड्यूल कर सकते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि एक UPI ट्रांजैक्शन की वजह से किसी का भी अकाउंट ब्लॉक ना हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि अगर आपके साथ या आपके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इस तरह से कोई भी साइबर सेल का फ्रॉड हुआ है या फिर आप साइबर सेल के विक्टिम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और आपको वहां पर रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग, साइबर सेल और बैंक फ्रॉड जैसी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि आपको रियल लाइफ में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। और इस चैनल पर मैं आपको वो चीज बताता हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। तो ख्याल रखो दोस्तों अपना भी और अपने अकाउंट का भी। धन्यवाद।